अब मैं ग्राउंड में आपको वो परिस्थिति दिखाती हूँ जहाँ जिसको हम पार करके इस वक्त आए हैं। तो हम रोड के उस तरफ थे जहाँ पर आप गाड़ियाँ खड़ी हुई देख रहे हैं और जहाँ आपको पेड़ टूटा हुआ दिखाई दे रहा है एग्जैक्टली ये कम से कम 200 मीटर का हिस्सा जो है बहुत बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ था। इस कदर क्षतिग्रस्त हुआ था कि यहाँ से आगे जा पाना संभव नहीं था। और अपने दर्शकों को बता दूं कि हम रोड के दूसरी तरफ फंसे हुए थे और अभी इस वक्त ये जो सड़क है ये धराली गांव जाने के लिए, धराली क्षेत्र में जाने के लिए इकलौता रास्ता है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है रोड सड़क मार्ग से जो आप धराली तक पहुंच सके। और यही रास्ता यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो रखा है और इसके आगे एक महत्वपूर्ण पुल है जो टूटा हुआ है। भागीरथी नदी को आप यहाँ बहते हुए देख रहे हैं तो नदी पर जो पुल बना हुआ है वो भी टूटा हुआ है। तो उस लिहाज से आप सड़क मार्ग से वहाँ नहीं जा सकते। हवाई मार्ग से आपको यहाँ पर एयरलिफ्ट किया जा सकता है लेकिन वो भी दोपहर बाद ही शुरू किया जा सका। इस वक्त मेरे पास कुछ ताज़ा तस्वीरें आई हैं जो ड्रोन से ली गई हैं और ये ड्रोन तस्वीरें आपको बताएंगी कि पूरा घटनाक्रम क्या था। इस बीच देखिए एक और हेलीकॉप्टर चॉपर आपको आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देगा और ये चॉपर्स की गड़गड़ाहट लगातार इस इलाके में सुनाई दे रही है क्योंकि सप्लाईज़ वहाँ पहुँचानी है और घायलों को जो नियर सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल फैसिलिटी है वहाँ तक पहुँचाना है। तो अब मैं आपको ड्रोन से ली गई तस्वीरें दिखाती हूँ जिसमें आप देखेंगे कि मलबे की जो पूरा ढेर है वो कितने बड़े इलाके में फैला हुआ है और इसी मलबे में से एसडीआरएफ के जवान सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चला रहे हैं, जान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो नुकसान वहाँ पर हुआ है उसमें से जो भी सहेजा जा सकता है, जो भी संभाला जा सकता है उसके प्रयास हैं। हालांकि देखिए सहेजने और संभालने की बात फिर वही जब तक होती है तो उसमें इस आपदा के बाद आप क्या किस हद तक संभाल पाएंगे अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। लेकिन जिस बात का जिक्र मैं बार बार कर रही हूँ, सबक लिए जाने बहुत ज़रूरी हैं। तो आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। एनडीआरएफ से पूर्व डीजी ओपी सिंह जी हमारे साथ हैं और आईएमडी के पूर्व महानिदेशक आनंद शर्मा जी भी हमारे साथ हैं। मैं उन दोनों के पास जाऊँगी लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी रवीश रंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, पहले तो ये बताइए एग्जैक्टली आप किस लोकेशन पर इस वक्त हैं, वहाँ क्या देख रहे हैं। और रवीश, कल आप और हम लगभग सेम टाइम पर ही दिल्ली एनसीआर से निकले थे। कल से लेकर अभी तक के दिन का क्या हासिल रहा और सर्च ऑपरेशन के लिहाज से आज का दिन कितना प्रोडक्टिव रहा? रवीश। देखिए मीनाक्षी, सर्च ऑपरेशन के लिए तो आज का दिन मेरे हिसाब से कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा क्योंकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो है वो धराली तक पहुंच ही नहीं पाई। हम आज खुद गए थे तो एक 100 मीटर का लोहे का जो पुल है वो टूट गया और उस वही पुल जो है वो उत्तरकाशी को धराली गांव से जोड़ता था। तो जब वो पुल ही नहीं है तो भारी भरकम सामानों के साथ एनडीआरएफ के ट्रक तो यहाँ तमाम सारे खड़े हैं, एम्बुलेंस खड़ी हुई है लेकिन पहुँच ही नहीं पा रही है। मीनाक्षी, एक हमारे साथ में ये सारे गांव के लोग हैं, बराली गांव के लोग हैं और धराली जिला पंचायत लगती है। अब इनके ये सारे बहुत सारे लोग जो है वो धराली में जाते थे और इनके कई सारे दोस्त मिलने वाले भी धराली गांव में थे। मेरे साथ में प्रधान जी हैं कमल सिंह जी। कमल सिंह जी, जिला पंचायत आपकी धराली लगती थी, कौन आपके जानने वाले थे? कुछ उनका खोज खबर आपको मिला क्या? जी, अभी तक तो कोई खोज खबर नहीं क्योंकि नेटवर्क काम नहीं कर रहा है और हमने बहुत बार कोशिश की है लेकिन कोई संपर्क नहीं। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं चल रहा है। अभी तक बिजली की व्यवस्था थी यहाँ तक आज हुई है। तो ये क्या एनडीआरएफ पहुँच पाएगी कल परसों तक? 1-2 दिन में उम्मीद करें कि अभी वक्त लगेगा उसमें? कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। एक हफ्ता कम से कम। कैसे? ब्रिज जो बड़ा ब्रिज है रास्ते में वो ही डैमेज हो गया है। कैसे जाएंगे? जो एनएच का है वो डैमेज है, बिल्कुल ऑप्शन नहीं, कुछ ना ऑप्शन ही नहीं उसके अलावा। अच्छा, आप लोगों को क्या वहाँ के चीज़ों के बारे में पता चला अभी तक? क्योंकि आप लोगों का तो सर वहाँ पे से तो कोई कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है इस टाइम पे, कोई कांटेक्ट नहीं है। नेटवर्क कहाँ से करें? तो आप लोग जिनको जानते होंगे उनके बारे में भी कोई? कल तक तो बातचीत हुई थी, कल शाम से बातचीत जो है नेटवर्क सब बंद है, सारे बंद है, नेटवर्क टोटल नेटवर्क बंद है। अच्छा, तो कोई ऐसा भी है जिनका कोई खोज खबर नहीं हो, जानने वाले हों आपके? दोस्त लोग रिश्तेदार हैं, संपर्क नहीं हो पा रहा। तो देखिए ये मीनाक्षी पड़ोस के गांव के लोग हैं और ये सारे लोग चिंतित हैं क्योंकि इनके तमाम सारे मिलने वाले उस धराली गांव में थे। नेटवर्क नहीं है मोबाइल का तो इसकी वजह से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये सारे लोग भी, आसपास के लोग भी बहुत परेशान हैं और उनका कहना है जल्द से जल्द एनडीआरएफ को पहुंचना चाहिए। लेकिन जैसा कि आपने स्थानीय लोगों को सुना, इनका खुद का कहना है कि 5-6 दिन जरूर लग सकते हैं वहां तक पहुंचने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को। जी ठीक।
ठीक है रवीश, फिलहाल शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मैं अपडेट्स के लिए फिर आपके पास आती रहूँगी। हमारे साथ जो गेस्ट हैं एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं। जिस समय मैं बात करूँ एक बार फिर यहाँ से देखिए चॉपर उड़कर इस वक्त गया है। ओपी सिंह जी, मेरा सवाल सर आपसे है। देखिए रेस्क्यू ऑपरेशंस को लेकर अभी मैंने रवीश से भी सवाल पूछा कि आज का दिन कितना प्रोडक्टिव माना जाए, आज के दिन का हासिल क्या है, लेकिन सर धराली में जो स्थिति है वहाँ से अभी कितनी उम्मीदें हैं? और चैलेंजिंग तो बहुत है, वो हम भी देख रहे हैं कि जब वहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं है तो पहुँचा कैसा जाए। बादल छाए हुए हैं आसमान में, चॉपर्स कैसे उड़ेंगे? सुबह तक तो यही प्रश्न चिन्ह बना हुआ था। लेकिन सर कल के दिन से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि अब आज के दिन तो लगभग अब ऑपरेशन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी कुछ समय बाद शायद पूर्ण विराम ले लेगा और रात्रि में तो और दिक्कत होगी। देखिए मीनाक्षी, आपने बहुत ही ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर एक रियलिस्टिक वे में आपने असेसमेंट किया। इस ग्राउंड असेसमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको। पूरे देश को जानने का एक मौका मिला, सबसे बड़ी चीज़ है। थैंक यू सर। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या फॉर दैट मैटर SDRF, जितनी भी रिस्पांस एजेंसीज हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि वो कम्युनिकेशंस नेटवर्क के कारण, चाहे वो रोड नेटवर्क हो या कम्युनिकेशंस का हो, इन सबों के कारण प्रतिबाधित रहती हैं। और ये चीज़ें मैंने स्वयं श्रीनगर में भी देखा और सिक्किम में भी देखा, और कई ऐसे जगहों पर जहाँ पे बाढ़ के कारण या भूकंप के कारण रेस्क्यू टीम्स पहुंच नहीं पाती है। और ये इसका ज्वलंत उदाहरण आपने स्वयं देखा। केदारनाथ ट्रेजेडी में भी यही हुआ था कि कई घंटों तक वहाँ कोई पहुंच नहीं पाया। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ी चुनौती है NDRF के लिए, SDRF के लिए, कि हम कैसे वहाँ पहुँचे, टीम्स का मूवमेंट कैसे हो। मुझे याद है साइक्लोन के समय में, हुडहुड के साइक्लोन के समय में पेड़ जो है वो गिर गए थे रोड पर, और उनको गाड़ियों को वहाँ निगोशिएट करने के लिए हम लोगों को पेड़ काट कर रास्ता बनाया गया था। लेकिन जाहिर है कि हिली एरियाज़ में, खासकर हिमालयन रेंज के जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, चाहे वो कश्मीर हो या हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, इन सबों में जब नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं तो उनकी स्थिति बहुत ही भयावह हो जाती है। और यही कारण है कि कल की जो फ्लैश फ्लड हुआ, उस फ्लैश फ्लड में कितना डैमेज हुआ होगा इसका असेसमेंट तो हम बाद में करेंगे। लेकिन जो भी हमारे अगर छोटी मोटी सहायता जो मिल सकती थी कि अफेक्टेड कम्युनिटीज़ को हम कैसे बचाएं, या जो लोग फंसे हुए हैं, या डेड बॉडीज़ को ही हम कैसे रिट्रीव करें, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और टीम्स के मूवमेंट, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, लेकिन वेदर इतना इनक्लेमेंट है, वेदर इतना ख़राब है कि हेलीकॉप्टर्स भी चल नहीं सकते। और हेलीकॉप्टर्स में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, लिमिटेशंस होती है सीट्स की, कि आप हेवी इक्विपमेंट वहाँ नहीं ले जा सकते। अगर आपने स्किल्ड वर्कर्स को, स्किल्ड रेस्क्यूअर्स को ले भी गए आप, तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकते। ज़रूरी है कि सारे हेवी इक्विपमेंट्स को हम ले जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि न केवल हेलीकॉप्टर बल्कि बड़े बड़े जहाज़ ले जा सकें, जिसका जो संभावना यहाँ है नहीं, पहाड़ों पर है नहीं। तो मैं इस चुनौती को समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि 1-2 दिन में जब स्थिति साफ हो जाएगी, जैसा कि IMD का भी कहना है कि अगले 3 दिनों तक काफ़ी बारिश होगी, तो अगले 2 दिनों तक हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। इतनी जल्दी कम्युनिकेशन नेटवर्क को रिस्टोर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। नेचुरली कम्युनिकेशन नेटवर्क को हम रिस्टोर करने की स्थिति में होना चाहिए हमें। वहाँ के लोगों के लिए हमने चेन्नई अर्बन फ्लड में हम लोगों ने पोर्टेबल एंटीना ले जाकर वहाँ पे स्थिति को काबू में लाया था और कम्युनिकेशंस नेटवर्क को रिस्टोर किया था। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है NDRF के लिए कि कहाँ वो पहुँचे। जब तक वो पहुँचकर ग्राउंड सिचुएशंस को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं किया जा सकता। और आपके अनुसार अभी तक वो धराली पहुँच नहीं पाए हैं, जबकि हमारे पास ऑलमोस्ट 30 या 35 आवर्स हो गए हैं, 35 घंटे हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल सर, और इसी को लेकर चिंता जो है यहाँ जो स्थानीय लोग हैं उनके भीतर भी है, और जिनके रिश्तेदार, जिनके जानने पहचानने वाले लोग वहाँ बसे हैं। गाँव में तो आप समझते ही हैं कि गाँव में किस तरह का समाज और वहाँ की जो सामाजिक संरचना है वो कैसी है, कि लोग दूर दराज के गाँव में भी परिवारों को, सबको जानते हैं। और ऐसे में जिस समय मुकबा गाँव से भी जो तस्वीर आई थी, वहाँ की सबसे पीड़ादायी तस्वीर यही थी कि जब लोगों ने अपने सामने एक बसे बसाए कस्बे को नष्ट होते हुए देखा। यहाँ पर आनंद शर्मा जी, सर आपसे भी मेरा सवाल इसी आधार पर है। हमने ये देखा सर, बरसात का मौसम है, पहाड़ों में इस तरह की स्थिति बनती है, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इन घटनाओं में तेज़ी आ रही है। लगभग हर साल बारिश के सीज़न में कोई ना कोई बड़ा इंसिडेंट, चाहे उत्तराखंड में, हिमाचल में, JNK में रिपोर्ट हो ही रहा है। ये किस तरह के संकेत है जो हमें आगाह कर रहे हैं? क्योंकि कम समय में ज़्यादा बारिश होना और बारिश के महीनों में आई कमी की वजह से पहाड़ों का जो हैबिटेट और जो यहाँ का इकोसिस्टम है
इस संकेत को समझना कितना ज़रूरी है और हम कहाँ पर चूक कर रहे हैं सर? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि भारी बारिश, बहुत भारी बारिश और कभी कभी अत्यधिक भारी बारिश खासकर मानसून सीजन में हिमालय क्षेत्र में होती है। पहले भी होती थी, आज भी हो रही है, आगे भी हो। और कुछ लोगों का मानना है थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट से इसकी थोड़ी फ्रिक्वेंसी बढ़ सकती है। एक तो ये पहलू हो गया। दूसरा उसके साथ ये है कि फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड इसके साथ अक्सर होते हैं। और आप एक सिनेरियो को इमेजिन करें मीनाक्षी जी कि नदी और नालों के आसपास कोई बसावट नहीं है, तो क्या होगा? फ्लैश फ्लड आएगा और निकल जाएगा। पर अक्सर अब क्या हो रहा है, एक तो ऊपर की पहाड़ी के इलाकों में क्योंकि डेवलपमेंट विकास भी हमने करना है, विकास हमें चाहिए, और जब हम विकास करते हैं तो थोड़ा डिस्ट्रक्शन भी होता है। पर हमें कैसा विकास करना है? डेवलपमेंट विथ लीस्ट डिस्ट्रक्शन। यदि हम कोई पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह 10 गुना पेड़ वहीं पर लगाएं। जैसे ही पेड़ काटते हैं तो आपका जो सॉइल एक्सपोज हो जाता है और सॉइल इरोजन बढ़ जाता है और वो सब नीचे मलबा बन के आता है। एक तो ये हो गया। उसके साथ साथ जो बसावट है, हमने केदारनाथ से भी लेसन नहीं सीखा। शायद 2013 में भी ये क्षेत्र प्रभावित हुआ था। तो नदी नालों के पास बिल्कुल बसावट नहीं करनी है, खासकर उसके फ्लड प्लेन में, क्योंकि नदी अपने क्षेत्र को वापस लेती है और अपना रास्ता भी बदलती है। ये आपने जितनी भी नदी हैं उसके बारे में देखा होगा। कोसी नदी तो बिहार में अपना करीब 100 किलोमीटर का रास्ता बदल लेती है। खैर पहाड़ी इलाकों में इतनी नहीं संभावनाएं होती है, मगर फिर भी रास्ता बदलती है। और इस बार भी शायद अभी दिख रहा है कि जहाँ बसावट हो गई है वहाँ पहले से वहाँ से ये नाला बहता था। जो सर आपको बस 1 सेकंड रोकूंगी जी। सर 1 सेकंड के लिए रोकूंगी आपको इस बात के लिए। देखिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट का जिक्र किया कि नदी अपना रास्ता रिक्लेम करेगी। वहाँ पर अगर ये बसावट नहीं होगी तो शायद नुकसान का जो इंटेंसिटी है इतना ना भी हो, लेकिन सर वहाँ बस रहे हैं ना, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी अकाउंटेबिलिटी हम क्यों नहीं तय कर पाते हादसे दर हादसे हो जाने के बाद भी? देखिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शासन की भी है और आम जनता की भी है। आम जनता को तो वो तो लोकल है, उनको तो मालूम है, मगर प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि रोजगार की समस्या है। एक लिमिटेड रोजगार सरकार दे सकती है, तो लोग अपने रोजगार खुद पैदा कर रहे हैं। वो लोग होम स्टे बना रहे हैं, छोटे छोटे होटल बना रहे हैं, और वो भी उनको चाहिए कि पानी तो वो नदी नालों के आसपास बनाते हैं। और जो टूरिस्ट भी आता है वो चाहता है कि मुझे मेरी खिड़की से नदी नाला बहता हुआ दिखाई दे, कल उसकी आवाज़ सुनाई दे। तो ये पूरा जो मॉडल है वो मुझे लगता है ठीक नहीं है। पहले जितनी भी डेवलपमेंट पहाड़ में होती थी, आप गांव भी देखेंगे, कुछ स्ट्रक्चर्स भी होते थे, सब पहाड़ के ऊपर बनाए जाते थे। आप जितनी भी ब्रिटिशर्स की डेवलपमेंट देख लीजिए, साइटिंग वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो आज से 150 साल पहले भी गेस्ट हाउसेस बनाए गए, वो आज भी वैसे के वैसे पहाड़ों में बिल्कुल ठीक ठाक है, उनमें कोई समस्या नहीं आई। तो सबसे बड़ी दिक्कत यह कि साइटिंग, आपने कहाँ बिल्डिंग बनानी है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर कंस्ट्रक्टिंग एंड लिविंग इन द फ्लड प्लेन्स। वो एक देखिए रिस्क एनालिसिस। और सबसे बड़ी बात है कि जब मौसम विभाग आपको अर्ली वार्निंग देता है तो अर्ली वार्निंग के साथ साथ जोड़ने की जरूरत है हमें रिस्क एनालिसिस की। मॉनिटरिंग एंड प्रेडिक्शन तो हो रहा है, मौसम का पूर्वानुमान दिया जा रहा है, और यदि सटीक पूर्वानुमान देते हैं किसी इवेंट से पहले तो आप खतरे को आपदा में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। मगर हो क्या रहा है कि रिस्क एनालिसिस जो है या तो हम ढंग से नहीं कर रहे हैं, और रिस्क एनालिसिस करने के बाद मैपिंग हो जाती है। बिल्कुल, और ये रिस्क एनालिसिस जो है इसे बड़ी गंभीरता संजीदगी से करना ज़रूरी है, और इस पर कदम और एक्शन उठाना भी ज़रूरी है। एक रिपोर्ट इस वक्त हमारे पास हमारे सहयोगी किशोर रावत की है। फरशील घाटी को उत्तरकाशी से जोड़ने वाला 100 मीटर का लोहे का पुल ढह गया, और जिसकी वजह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव काम नहीं कर सकी उस एरिया में। तो ये वो चैलेंजेस है जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए जो किशोर ने भेजी है। ये गंगनानी का 100 मीटर पुल है जो एक बादल फटने के बाद फ्लड आया था, वो बह चुका है और भारी तबाही मचाई थी। और ये पूरी तरह से जो पुल है इसका सामरिक महत्व काफ़ी है, क्योंकि ये पुल हरसिल वैली को जोड़ता है। हरसिल वैली से आगे जादुंग वैली है, और जादुंग जो जगह है वो गांव है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहला गांव कहा था, और उसे पर्यटन के तौर पर विकसित करने के लिए उसे तैयार किया जा रहा था। निलोंग वैली है, निलोंग वैली पूरी की पूरी जो भारत तिब्बत चीन सीमा से है, यानी इस पुल का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है, न सिर्फ धराली गांव लोगों को बचाने के लिए,
हरसिल में सेना के कैंप को बचाने के लिए, वहाँ पे जो लोग हैं उनको बचाने के लिए, और इस पुल का इसलिए और महत्व बढ़ जाता है क्योंकि ये पुल अगर नहीं बना तो पूरी घाटी यानी चीन बॉर्डर, जो भारत तिब्बत चीन बॉर्डर है, वो पूरी तरह से कट ऑफ हो जाएगा। वहाँ पे जो रसद है वो सिर्फ हेलीकॉप्टर के ज़रिए वहाँ पहुँचाई जा सकती है। यानी ये पुल काफ़ी महत्वपूर्ण है, एक जो धराली गांव है उनके लोगों को बचाने के लिए, उनको राहत आपदा पहुँचाने के लिए, और राहत इसके अलावा दूसरा जो सेना का कैंप है वो बह गया था, वहाँ पर भी राहत आपदा जो है वहाँ पर पहुँचाने के लिए और घायलों को लाने के लिए, लेकिन हेलीकॉप्टर से लाया जा रहा है। लेकिन फ़िलहाल ये पुल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सामरिक महत्व है और बॉर्डर को जोड़ने वाला एकमात्र पुल, और पूरी हरसिल वैली इसकी वजह से कट ऑफ हो गई। यानी पूरा संपर्क, यानी जो बॉर्डर का संपर्क है, बॉर्डर में जो हमारी चौकियां हैं, सेना की चौकियां हैं, वो पूरी तरह से कट ऑफ हो चुकी है। इसलिए जल्द इस पुल बनाने के लिए कवायद शुरू हो गई है।